देखिए आज का टॉपिक है आईपीएससी। आईपीएससी के टॉपिक में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आईपीएससी का मतलब क्या होता है। आईपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बन तत्वों का नामकरण करने के लिए सब आईपीएससी जाना अति आवश्यक होता है। टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यौगिक नाम तंत्र। तो कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब सबसे पहले जानिए कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। हम बता चुके हैं आपको कि रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यानी आपकी जो रसायन विज्ञान होती है इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः। पहला होता है, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक, तीसरा होता है भौतिकी रसायन। जैसे कि जानते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन परमाणु पाया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिनमें कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है। और भौतिकी का मतलब होता है जिनमें रसायन विज्ञान समय ऊर्जा के संबंधित स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी रसायन कहते हैं। तो इसका हमें अध्ययन करना है, यानी ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है। नामकरण में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज को शुरू किया जाता है तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बताएं आपको कि आपको पता होना चाहिए मैथ, इफ, प्रूफ, ब्यूट, पेंड, हेक्स, हेप और ऑक्ट, नॉन, और फिर क्या होता है डेट। यानी कम से कम 10 कार्बन परमाणु की संख्या आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप आईपीएससी नामकरण सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इस आईपीएससी को पढ़ने से पहले कुछ हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे और उस वर्गीकरण में आपको कार्बनिक यौगिकों के कितने पार्टीशन होते हैं, कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं, किस प्रकार से हम उनको रखते हैं, कौन सी समचक्रीय होती, कौन विषम चक्रीय होती, कौन एरोमेटिक यौगिक होते हैं, कौन एलिसाइक्लिक होते हैं, इनका भी अध्ययन या इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे इस कार्बनिक यौगिक को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला होता है ओपन चेन कंपाउंड। क्या होता है? ओपन चेन कंपाउंड। और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक। क्लोज चेन कंपाउंड का मतलब होता है जिसको कहते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। अब खुली श्रृंखला के यौगिक किसे कहते हैं? जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है
उन्हें खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं, या इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बताते एग्जाम्पल की सोचना आपको, इसे मान लीजिए क्या लिखा हो CH3 CH2 CH2 और फिर क्या लिखा हो CH3। आप जानते हैं कार्बन को गिनना आता है, मेथेन प्रो ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा N ब्यूटेन। क्या हो जाएगा N ब्यूटेन। अब देखिए इसके अलावा मेथेन भी आता है इसमें, देखो मेथेन भी आएगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डोक्टेन, ऑक्टेन, डक्टेन, है ना। ये बहुत सारे यौगिक जो होते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जिनको एलिफैटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफैटिक कंपाउंड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एलिफैटिक भी कहा जाता है। अब एलिफैटिक कंपाउंड जो बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, पूरी वैलेंसी भी कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं कि इस क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। अब क्लोज चेन कंपाउंड को हिंदी में कहा जाता है बंध श्रृंखला के यौगिक। तो बंध श्रृंखला के यौगिक वह यौगिक होते हैं जिन कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है, उन्हें हम बंध श्रृंखला के यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब बंध श्रृंखला अब समझ में आ गया होगा कि इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। एक होता है आपका समचक्रीय यौगिक और एक होता है विषम चक्रीय। इसको इंग्लिश में लिखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? अब आपको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी इसको कहा जाता है। इसके और एक नाम हो सकता है, इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हिंदी में कहा जाता है समचक्रीय यौगिक, वह चक्रीय यौगिक जिनकी श्रृंखला रिंग में केवल कार्बन परमाणु होते हैं। इनकी श्रृंखला क्या हो? रिंग में हो और उसमें केवल क्या हो? कार्बन परमाणु हो, उससे हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समचक्रीय यौगिक। अब इस समचक्रीय यौगिक को भी बांटा जाता है कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी कार्बन पाए जाएंगे होमोसाइक्लिक में, वो सब क्या हो? रिंग में हो, चारों तरफ से घिरे होने चाहिए। अब इसको जब हम दो भागों में बांटेंगे तो सबसे पहला होता है एरोमेटिक यौगिक और एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड इसको कहते हैं, और एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अब ये क्या होता है? सबसे पहले एरोमेटिक जो है कंपाउंड देखेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जिन कार्बन चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला क्या हो? बंद हो और उनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 6 हो। जिन कार्बन चक्रीय यौगिकों की बंद श्रृंखला हो और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 6 हो, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तथा इसमें क्या हो कि एकल बंध होते हैं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र फार्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। अब देखो C6H6 देखना, एक कार्बन 2 3 4 5 6। देखो अब आप देखते हैं कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4 होती।
बॉन्ड इसमें कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, यानी कि एक बॉन्ड कम है, इसको पूरा करेंगे हम। यहाँ से लगा दीजिए, इसको ऐसे लगा दीजिए और ये ऐसे लगा दीजिए। ये बेंजीन देखो हमने जो बताया एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन चक्रीय यौगिक की बंध श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तथा वे एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनकी वैलेंसी, जिन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये देखो पहला हो गया आपका बेंजीन। इसके बाद देखना है दूसरा एग्जांपल, बेंजीन हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं फिनॉल का। फिनॉल देखिएगा C6H5OH होता है, ठीक है। तो इसका भी आप बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। तो C6 में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ देंगे इसको। किसी भी कार्बन से आप एक OH समूह जोड़ दीजिए, बाकी सबसे क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी वैलेंसी देख लेना आपको ये। तो इस तरीके से ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और उसमें हाइड्रोजन आप कोई ग्रुप जोड़ देंगे तो 5 6 जो भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं और उसकी श्रृंखला को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। देखो एरोमेटिक जो शब्द है वो जो एरोमेटिक शब्द जो है वो एरोमा शब्द से बना है। किससे बना है, एरोमा, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है ये। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीट स्मेल। क्या होता है, स्वीट स्मेल, मीठी सुगंध, ठीक है, मीठी सुगंध। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था कि बेंजीन में जब उसका रिएक्शन करवाया गया था तो उसमें क्या एक अजीब सी स्मेल आती है जिसको हम स्वीट स्मेल के नाम से जानते थे। अर्थात यानी कि बेंजीन से ही एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई, लेकिन अब एरोमेटिक से बेंजीन का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक के अंतर्गत जो है बेंजीन जैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक जो आपका बनता है एलिसाइक्लिक यौगिक का। अब एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एलिसाइक्लिक यौगिक सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, जिसको वह कार्बन चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनके कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये एलिसाइक्लिक जो होता है वो एलिफैटिक नहीं होते हैं, बल्कि उनके प्रॉपर्टीज जो है इससे मिलते जुलते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब जो गुण उससे मिलते जुलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोप्रोपेन क्या होते हैं बेटा, देखना है आपको। तो साइक्लोप्रोपेन जैसे मान लीजिए आप 3 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। इसके साथ आपको ये आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन में देखेंगे एक ठीक है। अब इसमें बैलेंसी की बात आई तो बैलेंसी सबकी चेक कर सकते हैं, सब कार्बन की बैलेंसी 4 है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, नाम लिख लीजिएगा इसके नीचे, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लो क्या होता है ये, ब्यूटेन, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन में क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं। जब 5 कार्बन होंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इन सभी के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते तो बिल्कुल एलिफैटिक जैसे इन सब की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होती है, लेकिन इसका अध्ययन हम जो है इसमें करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। किसमें करेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। अगर कार्बन परमाणु की संख्या और बढ़ जाती है, मान लीजिए पेंटेन के बाद हेक्सेन का नंबर आया था या हेक्सेन कार्बन परमाणु संख्या आ जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। हेक्सेन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 1 2 3
4 5 6। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा, इसमें 2H H2, इसमें भी ऐसे होता है भाई। हम अब कार्बन के साथ मात्र 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन भी हो जाता है, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके जो 2 पार्टीशन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर और से एग्जांपल भी हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगले तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट था आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसा कि हमने बता दिया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या कहते हैं? विषम चक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय यौगिक का मतलब क्या होता है? वह बंध श्रृंखला जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य तत्व जुड़े हों। जैसे कि अभी आपने देखा कि कार्बन कितने होते थे? 6 होते थे, और 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होता था, और हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बंध श्रृंखला तो होगा, कार्बन परमाणु भी होंगे, लेकिन इस कार्बन परमाणुओं के मध्य में कोई अन्य तत्व जुड़ा होगा, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ जो तत्व जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है विषम चक्रीय यौगिक। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं पिरिडीन। क्या होता है? पिरिडीन। तो पिरिडीन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? C5H5 और N होता है। क्या होता है बेटा? C5H5N। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका आप जानिएगा। देखो, एक ये होता है ऐसे, कार्बन संख्या 5 हो गई, और हाइड्रोजनों की संख्या भी इसमें 5 ही ऐड करवानी है आपको, और एक नाइट्रोजन आपका जुड़ा हुआ है, तो इससे आप नाइट्रोजन जोड़ दीजिएगा। नाइट्रोजन जोड़िए, और इससे क्या है, सॉरी गलत हो रहा, इसमें हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5। अब देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कम है, इसलिए हम यहाँ एक बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और इसके साथ, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शेयर करता है। तो इस तरीके से आप पिरिडीन का देख लीजिए। क्या है ये? पिरिडीन। ये पिरिडीन का फार्मूला है जो दिखाता है कि ये विषम चक्रीय यौगिक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के कोई अन्य तत्व भी जुड़ा हुआ है, जैसे वो है नाइट्रोजन। क्या है वो? नाइट्रोजन। अब देखो, फ्यूरेन क्या होता है? फ्यूरेन का जो सूत्र होता है C4H4 वो होता है, C4H4 वो होता है, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 4 हो, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 4 हो, और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। मतलब समझ जाएगा कि ये क्या है, कौन सा है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका आप स्ट्रक्चर बना के देखिएगा कैसे बनेगा। 1 2 3 4, ये देखो, ठीक है। अब इसके साथ एक आपको क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन जोड़ना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। अब देखिए, इसकी वैलेंसी देखिएगा, 1 2 4, 1 2 3 1 4 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड ही पेयर करता है, तो इसलिए प्रत्येक तत्व की वैलेंसी इधर से कंप्लीट हो रही है, अर्थात इसका नाम क्या होता है? फ्यूरेन होता है। अब थायोपीन देखेंगे, तो थायोपीन का भी एग्जांपल देखने का, तो इसमें भी C4 और H4 होता है, और नीचे जो है ऐसे सल्फर ग्रुप जुड़ा होता है। तो हम अब समझ में आ गया होगा कि वह बंध श्रृंखला के यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त क्या हो? कोई अन्य तत्व जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। समझ में आ गया सभी को? अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि संतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं IPSC का नेमिंग, और संतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं,
और सॉरी हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अब देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जिस तत्व का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो। इस तत्व का निर्माण किससे हुआ हो, हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने भी तत्व लेंगे आप क्या है, एसिटिलीन है, एथिलीन है, यानी एलिफैटिक जितने भी तत्व एलिफैटिक के होते हैं वो सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें मिली हो वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, एक कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं ये भी जानना है, कि जिन हाइड्रोकार्बन में परमाणु परस्पर एकल बंधों के द्वारा जुड़े हों। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों के द्वारा जो है जुड़े हो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। इसमें क्या है, प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बाद बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब कोई तत्व, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होता है बेटा, कि जिन हाइड्रोकार्बन में क्या हो, कम से कम कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि डबल ट्रिपल या डबल ट्रिपल ही होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या तो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा या फिर वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, तो वहां क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। असंतृप्त हाइड्रो, जैसे मान लीजिए एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। जैसे एथिलीन है तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। क्या होता है बेटा, C2H4। अब देखिएगा कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो कार्बन कितने हो गए आपको, 2, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए। अब इसके बीच में आपको 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। देखो ठीक है, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है भाई। हमारे पास 1 2 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना, वो वहां पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। मान लीजिए अभी प्रोपिलीन हो जाए तो प्रोपिलीन का सूत्र क्या होता है, C3H8। क्या होता है, C3H6 होता है बेटा, C3H6 होता है। अब देखो C3H6 क्या होता है, मान लीजिए 3 कार्बन होने चाहिए इसके साथ। अब देखो 1 2 3, अब इसके साथ आपको हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 6। तो हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने जुड़ गए,
6 जुड़ गए। अब ये यहाँ लिखोगे, ये यहाँ लिखोगे ऐसे। अब बैलेंस देख लो बेटा, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3। अब इसके बाद बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो अभी हो जाएगा 1 2 2 4 2 1 3 1 4 हो गया। तो इस तरीके से जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया सभी के? आ गया ना? अब देखना है कि इस आईपीएससी नामकरण में आपने इतना सब कुछ जो है जाना है, यानी कि उसके पीछे की कहानी जानी है कि अब जो है मेन टॉपिक आता है कि अब जब इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जिसको हम कहते हैं, वो जब तक पता नहीं होगा, प्रिंट नहीं पता होगा, तब तक आपको आईपीएससी पढ़ने और जानने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत समस्या होगी। तो फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बहुत जानेंगे, इसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आप जानिएगा कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह जैसे सबसे पहले आप जानेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं संतृप्त में, तो संतृप्त में हमने बता दिया कि संतृप्त में आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है और असंतृप्त में कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, अल्कोहल आ जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, नाइट्रोयौगिक, एमीन, एमाइड और हैलोजन यौगिक, इन सबको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, समझना है। तो आगे की क्लास में हम आपको समझाएंगे या बताएंगे, ठीक है। देखिए आज का टॉपिक है आईपीएससी। आईपीएससी के टॉपिक में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आईपीएससी का मतलब क्या होता है। आईपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बन तत्वों का नामकरण करने के लिए सब आईपीएससी जाना अति आवश्यक होता है। टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यौगिक नाम तंत्र। तो कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब सबसे पहले जानिए कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। हम बता चुके हैं आपको कि रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, यानी आपकी जो रसायन विज्ञान होती है इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः। पहला होता है, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक, तीसरा होता है भौतिकी रसायन। जैसे कि जानते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन परमाणु पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिनमें कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है, और भौतिकी का मतलब होता है जिनमें रसायन विज्ञान समय ऊर्जा के संबंधित स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी रसायन कहते हैं। तो इसका हमें अध्ययन करना है, यानी ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है। नामकरण में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज को शुरू किया जाता है
तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बताएं आपको कि आपको पता होना चाहिए मैथ, इफ, प्रोब, ब्यूट, पेंड, हेक्स, हेप और ऑक्ट, नॉन, और फिर क्या होता है डेट। यानी कम से कम 10 कार्बन परमाणु की संख्या आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप आईपीएससी नामकरण सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इस आईपीएससी को पढ़ने से पहले कुछ हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे, और उस वर्गीकरण में आपको कार्बनिक यौगिकों के कितने पार्टीशन होते हैं, कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं, किस प्रकार से हम उनको रखते हैं, कौन सी समचक्रीय होती, कौन विषम चक्रीय होती, कौन एरोमेटिक यौगिक होते हैं, कौन एलिसाइक्लिक होते हैं, इनका भी अध्ययन या इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे इस कार्बनिक यौगिक को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला होता है ओपन चेन कंपाउंड। क्या होता है? ओपन चेन कंपाउंड। और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक। क्लोज चेन कंपाउंड का मतलब होता है जिसको कहते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। अब खुली श्रृंखला के यौगिक किसे कहते हैं? जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती, उन्हें खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं, या इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं एग्जांपल को सोचना आपको। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हो, CH3 CH2 CH2 और फिर क्या लिखा हो CH3। आप जानते हैं कार्बन को गिनना आता है, मेथ, प्रोप, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। अब देखिए इसके अलावा मेथेन भी आता है इसमें। देखो मेथेन भी आएगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डोक्टेन, ऑक्टेन, डक्टेन, है ना। ये बहुत सारे यौगिक जो होते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जिनको एलिफैटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफैटिक कंपाउंड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एलिफैटिक भी कहा जाता है। अब एलिफैटिक कंपाउंड जो बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, पूरी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं कि इस क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। अब क्लोज चेन कंपाउंड को हिंदी में कहा जाता है बंद श्रृंखला के यौगिक। तो बंद श्रृंखला के यौगिक वह यौगिक होते हैं जिन कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, उन्हें हम बंद श्रृंखला के यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब बंद श्रृंखला, अब समझ में आ गया होगा कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। एक होता है आपका समचक्रीय यौगिक और एक होता है विषम चक्रीय। इसको इंग्लिश में लिखते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? अब आपको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी इसको कहा जाता है। इसके और एक नाम हो सकता है, इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हिंदी में कहता है समचक्रीय यौगिक, वह चक्रीय यौगिक जिनकी श्रृंखला रिंग में केवल कार्बन परमाणु होते हैं। इनकी श्रृंखला क्या हो? रिंग में हो और उसमें केवल क्या हो? कार्बन परमाणु हो, उससे हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समचक्रीय यौगिक। अब इस समचक्रीय यौगिक को भी बांटा जाता है कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में?
2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी कार्बन पाए जाएंगे होमोसाइक्लिक में, वो सब क्या हो, रिंग में हो, चारों तरफ से घिरे होने चाहिए। अब इसको जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो सबसे पहला होता है एरोमेटिक यौगिक और एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड इसको कहते हैं, और एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अब ये क्या होता है? सबसे पहले एरोमेटिक जो है कंपाउंड देखेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जिन कार्बन चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला क्या हो, बंद हो, और उनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 6 हो। जिन कार्बन चक्रीय यौगिकों की बंद श्रृंखला हो और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 6 हो, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तथा इसमें क्या हो कि एकल बंद होते हैं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र फार्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। अब देखो C6H6 कितना, एक कार्बन 2 3 4 5 6, देखो अब आप देखते हैं कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4 होती। बॉन्ड इसमें कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, यानी कि एक बॉन्ड हमें इसको पूरा करेंगे हम। यहाँ से लगा दीजिए, इसको ऐसे लगा दीजिए और ये ऐसे लगा दीजिए कि ये बेंजीन। देखो हमने जो बताया एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन चक्रीय यौगिक की बंद श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तथा वे एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनकी वैलेंसी, जिन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये देखो पहला हो गया आपका बेंजीन। इसके बाद देखना है दूसरा एग्जांपल, बेंजीन हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं फिनॉल का। फिनॉल देखिएगा C6H5OH होता है। ठीक है, तो इसका भी आप बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। तो C6 में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ देंगे इसको। किसी भी कार्बन से आप एक OH समूह जोड़ दीजिए, बाकी सबसे क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी वैलेंसी देख लेना आपको, ये तो इस तरीके से ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और उसमें हाइड्रोजन आप कोई ग्रुप जोड़ देंगे तो 5 6 जो भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं और उसकी श्रृंखला को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। देखो एरोमेटिक जो शब्द है, वो जो एरोमेटिक शब्द जो है वो एरोमा शब्द से बना है। किससे बना है? एरोमा, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीट स्मेल। क्या होता है? स्वीट स्मेल, मीठी सुगंध। ठीक है, मीठी सुगंध, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था कि बेंजीन में जब उसका रिएक्शन करवाया गया था तो उसमें क्या अजीब सी स्मेल आती है जिसको हम स्वीट स्मेल के नाम से जानते थे। अर्थात यानी कि बेंजीन से ही एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई, लेकिन अब एरोमेटिक से बेंजीन का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक के अंतर्गत जो है बेंजीन जैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक जो आपका बनता है एलिसाइक्लिक यौगिक का। अब एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एलिसाइक्लिक यौगिक सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, जिसको वह कार्बन चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनके कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये एलिसाइक्लिक जो होता है वो एलिफैटिक नहीं होते हैं,
बल्कि उनके प्रॉपर्टीज जो है इससे मिलते जुलते, प्रॉपर्टीज का मतलब जो गुण उससे मिलते जुलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोप्रोपेन क्या होते हैं बेटा, देखना है आपको। तो साइक्लोप्रोपेन जैसे मान लीजिए आप 3 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। इसके साथ आपको ये आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन में देखेंगे एक ठीक है। अब इसमें वैलेंसी की बात आई तो वैलेंसी सबकी चेक कर सकते हैं, सब कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन नाम लिख लीजिएगा इसके नीचे, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लो क्या होता है ये ब्यूटेन, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन में क्या होता है 5 कार्बन होते हैं। जो 5 कार्बन होंगे तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इन सभी के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते तो बिल्कुल एलिफैटिक जैसे, इन सब की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होती है, लेकिन इसका अध्ययन हम जो है इसमें करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। किसमें करेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। अगर कार्बन परमाणु की संख्या और बढ़ जाती है, मान लीजिए पेंटेन के बाद हेक्सेन का नंबर आया था या हेक्सेन कार्बन परमाणु संख्या आ जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। हेक्सेन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा, इसमें 2H H2, इसमें भी ऐसे होता है भाई। हम अब कार्बन के साथ मात्र 2 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन भी हो जाता है, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके जो 2 पार्टीशन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर और से एग्जांपल भी हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगले तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट था आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसा कि हमने बता दिया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या कहते हैं? विषम चक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय यौगिक का मतलब क्या होता है? वह बंध श्रृंखला जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्व जुड़े हों। जैसे कि अभी आपने देखा कि कार्बन कितने होते थे? 6 होते थे, और 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होता था, और हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बंध श्रृंखला तो होगा, कार्बन परमाणु भी होंगे, लेकिन इस कार्बन परमाणुओं के मध्य में कोई अन्य तत्व जुड़ा होगा। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ जो तत्व जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है विषम चक्रीय यौगिक। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं पिरिडीन। क्या होता है? पिरिडीन। तो पिरिडीन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? C5H5 और N होता है। क्या होता है बेटा? C5H5N। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका आप जानिएगा। देखो, एक ये होता है ऐसे, कार्बन संख्या 5 हो गई, और हाइड्रोजनों की संख्या भी इसमें 5 ही ऐड करवानी है आपको, और एक नाइट्रोजन आपका जुड़ा हुआ है, तो इससे आप नाइट्रोजन जोड़ दीजिएगा। नाइट्रोजन जोड़िए, और इससे क्या है, सॉरी गलत हो रहा, इसमें हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कम है, इसलिए हम यहाँ एक बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और इसके साथ, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शेयर करता है। तो इस तरीके से आप पिरिडीन का देख लीजिए। क्या है ये? पिरिडीन। ये पिरिडीन का फार्मूला है
जो दिखाता है कि ये विषम चक्रीय यौगिक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी जुड़ा हुआ है, जैसे वो है नाइट्रोजन। क्या है वो? नाइट्रोजन। अब देखो फ्यूरेन क्या होता है? फ्यूरेन का जो सूत्र होता है C4H4 वो होता है, C4H4 वो होता है, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 4 हो, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 4 हो, और एक ऑक्सीजन जुड़ा हो। मतलब समझ जाएगा कि ये क्या है, कौन सा है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका आप स्ट्रक्चर बना के देखिएगा कैसे बनेगा। 1 2 3 4, ये देखो, ठीक है। अब इसके साथ एक आपको क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन जोड़ना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। अब देखिए इसकी वैलेंसी देखिएगा, 1 2 तो 4, 1 2 3 1 4 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड ही पेयर करता है, तो इसलिए प्रत्येक तत्व की वैलेंसी इधर से कंप्लीट हो रही है, अर्थात इसका नाम क्या होता है? फ्यूरेन होता है। अब थायोपीन देखेंगे, तो थायोपीन का भी एग्जांपल देखने का, तो इसमें भी C4 और H4 होता है, और नीचे जो है ऐसे सल्फर ग्रुप जुड़ा होता है। तो हम अब समझ में आ गया होगा कि वह बंध श्रृंखला के यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त क्या हो? कोई अन्य तत्व जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। समझ में आ गए सभी को? अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि संतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं IUPAC का नेमिंग, और संतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं, और सॉरी हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अब देखो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिस तत्व का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो। इस तत्व का निर्माण किससे हुआ हो? हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने भी तत्व लेंगे आप, क्या है? एसिटिलीन है, एथिलीन है, यानी एलिफैटिक, जितने भी तत्व एलिफैटिक के होते हैं वो सब क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें मिली हो, वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन से? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, एक कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं ये भी जानना है, कि जिन हाइड्रोकार्बन में परमाणु परस्पर एकल बंधों के द्वारा जुड़े हों। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों के द्वारा जो है जुड़े हों, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। इसमें क्या है? प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बाद बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो जब कोई तत्व, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होता है बेटा, कि जिन हाइड्रोकार्बन में क्या हो? कम से कम कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो।
जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि डबल ट्रिपल या डबल ट्रिपल ही होते हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन या तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा या फिर वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, तो वहां क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। असंतृप्त हाइड्रो, जैसे मान लीजिए एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। जैसे एथिलीन है तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। क्या होता है बेटा, C2H4। अब देखिएगा कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो कार्बन कितने हो गए आपको, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए। अब इसके बीच में आपको 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। देखो ठीक है, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है भाई। हमारे पास 1 2 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। भाई कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना, वो वहां पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। मान लीजिए अभी प्रोपिलीन हो जाए तो प्रोपिलीन का सूत्र क्या होता है, C3H8। क्या होता है, C3H6 होता है बेटा, C3H6 होता है। अब देखो C3H6 क्या होता है, मान लीजिए 3 कार्बन होने चाहिए इसके साथ। अब देखो 1 2 3, अब इसके साथ आपको हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 6। तो हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने जुड़ गए, 6 जुड़ गए। अब ये यहाँ लिखोगे, ये यहाँ लिखोगे ऐसे। अब बैलेंस देख लो बेटा, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3। अब इसकी बात बीच में डबल बॉन्ड लगा दो तो अभी हो जाएगा 1 2 2 4 2 1 3 1 4 हो गया। तो इस तरीके से जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया सभी के, आ गया ना। अब देखना है कि इस आईबीएससी नामकरण में आपने इतना सब कुछ जो है जाना है, यानी कि उसके पीछे की कहानी जानी है कि अब जो है मेन टॉपिक आता है कि अब जब इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जिसको हम कहते हैं, वो जब तक पता नहीं होगा, मैग्नेट्रोब्यूटेंट नहीं पता होगा, तब तक आपको आईपीएससी पढ़ने और जानने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत समस्या होगी। तो फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बहुत जानेंगे, इसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आप जानिएगा कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह, जैसे सबसे पहले आप जानेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं संतृप्त में, तो संतृप्त में हमने बता दिया कि संतृप्त में आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है और असंतृप्त में कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, अल्कोहल आ जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, नाइट्रो यौगिक, एमीन, एमाइड और हैलोजन यौगिक, इन सबको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, समझना है। तो आगे की क्लास में हम आपको समझाएंगे या बताएंगे, ठीक है।